प्रकाश और उनके स्रोत। तो प्रकाश क्या है, ठीक है, पहले तो प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो है, हम लोग किसी चीज़ को अगर देखते हैं तो वो प्रकाश की सहायता से ही देखते हैं। अगर मान के चलिए ये बॉल है, अगर इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये बॉल है, तो इस पे प्रकाश पड़ रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पे आ रही है, तो तभी तो हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं। तो प्रकाश को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश जो है एक किसी वस्तु को देखने की माध्यम है, ठीक है। या इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला उसका जो है उसका स्रोत है, ठीक है। तो प्रकाश का जो स्रोत है वो हम लोग कई तरह से, इसका स्रोत कई प्रकार के स्रोत हैं। जैसे पहला तो आपका सूर्य हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश का जो स्रोत हो जाएगा, अभी आपको बताते हैं प्रकाश का जो स्रोत है, ठीक है। तो ये तो आपका पहला सूर्य हो जाएगा। स्रोत में अगर आ जाए तो सूर्य हो गया, ये सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है, अगर बिजली का जलता हुआ बल्ब, ठीक है, बल्ब जिसको हम लोग बल्ब हो गया, मोमबत्ती भी कह सकते हैं, ठीक है, मोमबत्ती। तो ये सब क्या है, प्रकाश का स्रोत है। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, ठीक है, उसको हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ये हो गया प्रकाश का स्रोत, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकल रही है वो प्रकाश का स्रोत हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो है इस तरह से कंप्लीट होता है। आगे है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या हो जाएंगी, जैसे प्रदीप्त में क्या हो जाएंगी, प्रदीप्त। तो प्रदीप्त को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सकें, ठीक है, जिसका खुद का प्रकाश हो, ठीक है, उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं में क्या आ जाएगा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो क्या हो जाएगा, सूर्य। सूर्य के पास अपना रोशनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, जो है बिजली का जलता हुआ बल्ब, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब। उसके बाद आपका हो जाएगा जो है मोमबत्ती, ये भी आपका प्रदीप्त हो जाएंगे, मोमबत्ती। तो ये सब क्या है, ये सब के पास खुद का प्रकाश है, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। अब आ जाइए अप्रदीप्त वस्तुएं में। तो अप्रदीप्त वस्तु क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त कहने का मतलब है कि जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं है वो आपका अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रदीप्त कहें, अप्रदीप्त आपका हो जाएगा, अप्रदीप्त में क्या हो जाएगा, जैसे टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तुएं, तो ये क्या हो जाएंगे, वैसे पदार्थ जिनके खुद के पास ये ना हो, प्रकाश नहीं हो, जो खुद प्रकाश उत्सर्जित ना कर सकें, वो क्या कहलाते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं, जिसको हम लोग नॉन लुमिनियस कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग नॉन लुमिनियस भी कहते हैं, नॉन लुमिनियस। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे टेबल, ये लाइट उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक है। कुर्सी, ये भी नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ भी कह लीजिए, पेन, पेन हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, नॉन लुमिनियस यानी अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। तो अप्रदीप्त ये हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या है, प्रकाश की किरण पुंज, ठीक है। तो प्रकाश का किरण पुंज जो है, अब हम लोग किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका जो है ये किरण क्या है, प्रकाश की किरण,
तो जैसे एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण, प्रकाश की जो किरण होगी उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश की किरण। ठीक है, जैसे ये प्रकाश यहाँ से निकला, ठीक है, ये एक सीधी रेखा में गमन कर रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण हो जाएगा। ये जैसे निकल रहा है सीधा, तो ये प्रकाश का किरण हो गया। तो इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब जो है प्रकाश की किरण और इसके जो बंच हो गए यानी समूह, प्रकाश का जो समूह हो गया एक, जैसे बहुत सारे किरण निकल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से बहुत सा किरण निकल रहा है, ठीक है, और एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है यानी जा रहा है। तो ये जो बहुत सारे मिल गए इसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। इसको हम लोग किरण पुंज कहेंगे, ठीक है, और जो इसका समूह होगा उसको किरण पुंज कहेंगे। तो किरण पुंज जो है हमारा 3 प्रकार का होता है, ठीक है, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, पहला हो गया आपका अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा आपका हो गया समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, और तीसरा आपका हो गया अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। तो ये आपके 3 किरण पुंज हो गए। तो अब जो है हम लोग ये तीनों किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपका अपसारी किरण पुंज है उसमें जो है प्रकाश की जो किरण है वो निकलकर एक बिंदु स्रोत से फैल जाती है। ठीक है, उसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे में मान लीजिए यहाँ एक बिंदु स्रोत है, ठीक है, इस बिंदु स्रोत से हमारा जो प्रकाश का किरण है वो इस तरह से निकल रहा है। ठीक है, इस तरह से निकल रहा है, यानी एक स्रोत से हमारा जो किरण है वो निकल रहा है, फैल रहा है। ठीक है, तो जब फैलेगा तो वो क्या होगा, अपसारी किरण पुंज होगा। उसी तरह से समानांतर यानी समान अंतर से, यानी किरण जो है एक इन ये जो किरण हो गया, 2 किरणों के बीच की जो दूरी होगी वो समान होगी, इसको हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, और जो अभिसारी किरण पुंज हुआ, जैसे तीसरा आपका अभिसारी किरण पुंज है, तो अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि जैसे फैली हुई किरणें एक निश्चित जो है बिंदु स्रोत पे आकर के मिलती है। ठीक है, यानी फैली हुई जो है वो आकर के इस बिंदु स्रोत पे मिल रही है, तो इसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे इस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत या मिल रही है, उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो पहला आपका क्या हो गया, आपको याद हो जाएगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो पहला है अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से जो किरणें निकलती है वो निकलकर फैल जाती है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। और उसी तरह से समानांतर किरण पुंज में क्या है कि समानांतर किरण पुंज में जो किरणें निकलेंगी वो 2 किरणों के बीच की जो दूरी होगी वो बराबर होगी, तभी तो समानांतर होंगे, तो वो समान अंतर पे निकलेंगे यानी समानांतर। तो समानांतर किरण पुंज इस तरह से होंगे। और अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि जो फैली हुई किरणें होती है वो एक निश्चित बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अब इसके आगे जो है आपका पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं।
आपका जो है पारदर्शी पदार्थ, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ, तो इसको हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे पारदर्शी को हम लोग परिभाषित करेंगे कि जैसे देख लीजिए, इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर सके वो क्या कहलाएंगे, पारदर्शी कहलाएंगे। ठीक है, यानी इसमें क्या है, आसानी से प्रकाश पार हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग पारदर्शी कहेंगे। तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो आपका कांच हो जाएगा। कांच, पानी, हवा, पानी, हवा, ये सब चीज़ों से क्या है, प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका है पारभासी। पारभासी में क्या है, जैसे यहाँ देख लीजिए कि पारभासी में जो है आसानी से पार नहीं होता है, पार होता है लेकिन आसानी से पार नहीं होता है। यानी इसको कहें तो जैसे आधा पार होता है आभासी, ठीक है, पारभासी यानी हल्का पार होता है, पूरा नहीं पार होता है। जैसे इसमें जो है पारदर्शी में कि आसानी से पार हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि आसानी से पार नहीं होता है। तो इसको जो है हम लोग इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे भाग को ही अपने से होकर के जाने देते हैं। यानी जो ये आसानी से पार हो जा रहा था, इसका पूरा का पूरा दूसरे साइड में चला जा रहा था। ठीक है, लेकिन पारभासी में क्या है कि बहुत छोटा सा हिस्सा ही पार होता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा घिसा हुआ कांच। ठीक है, कांच यानी घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। ठीक है, या तेल लगा हुआ कागज, या तेल लगा कागज। ठीक है, इस प्रकार की चीज है। तो ये आपका पारभासी हो गया। उसी तरह से अपारदर्शी जो है, अपारदर्शी में क्या होता है कि इसमें जो है, इसमें अपारदर्शी आप शब्द से ही इसका अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अपारदर्शी कहने का मतलब है कि आर पार नहीं हो, प्रकाश की किरण जो है आर पार नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी। इसको हम लोग परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं कि वो पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देंगे, ठीक है, देते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान के चलिए लकड़ी, लकड़ी का गत्ता, ठीक है, लकड़ी का गत्ता, तो ये लकड़ी से तो प्रकाश पार होगा नहीं इस पार से उस पार। ठीक है, उसी तरह से आप अलकतरा, पेंट, ये सब वगैरह, अलकतरा, पेंट, ऐसे चीज हैं जिनसे ये प्रकाश जो है पार नहीं करेगा, तो वो क्या हो गया, अपारदर्शी। तो इस प्रकार से हम लोग तीनों को डिफाइन कर सकते हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी में क्या होता है कि जो प्रकाश है वो आसानी से पार हो जाता है। पारभासी में क्या है कि इससे हल्का सा उसका एक भाग पार होता है, यानी अगर 100% प्रकाश है तो उसमें से बहुत कम 25% मान के चलिए कि वो क्रॉस कर सकता है, तो वो पारभासी हो गया। और अपारदर्शी कहने का मतलब है कि वो आर पार नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ हो गए। तो इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला आपका है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है ये अब हम लोग जानते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन है, इसको हम लोग जो है इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश यहाँ से निकल रहा है और मान के चलिए ये दर्पण है, ये दर्पण है आपका, और यहाँ से प्रकाश निकलता है और परावर्तन हो जाता है टकरा करके। ठीक है, तो ये जो लौट रहा है, इस लौटने की क्रिया को ही हम लोग
परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। तो यहाँ से इस बिंदु स्रोत से निकलती है प्रकाश और ये दर्पण से परावर्तित हो जाती है, तो इसी को हम लोग जो है परावर्तन कहते हैं। ठीक है। तो अब परावर्तन के नियम भी हैं। ठीक है ना। परावर्तन के नियम भी हैं, तो अब हम लोग नियम को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में अक्सर आते रहता है। परावर्तन के नियम पूछते हैं कि नियम कितने हैं। ठीक है। तो यही नियम आपको जरूरी है, ये अच्छे से सीखना है। आपको एग्जाम में 5 नंबर में भी आ सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, परावर्तन के नियम। परावर्तन का नियम क्या कहता है, जैसे मान के चलिए ये आपका एक दर्पण हो गया। ठीक है। ये आपका समतल दर्पण हो गया इस तरह से। ठीक है। इससे जो है प्रकाश मान के चलिए यहाँ से निकल रहा है। ठीक है। यहाँ से प्रकाश निकल करके यहाँ से टकरा करके ये परावर्तित हो जा रहा है। ठीक है। यहाँ से प्रकाश निकला और निकलने के बाद परावर्तन होकर के ये इधर से निकला और इधर से ये वापस आ गया। ठीक है। तो ये आपका जो ये बिंदु कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। ठीक है ना। आपतन बिंदु कहलाएगा। ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, समतल दर्पण। ये आपका समतल दर्पण हो गया। और जो ये किरण यहां से निकली तो इस किरण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण। और ये दर्पण से टकरा करके जब लौटती है तो इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण इसको हम लोग कहते हैं। तो ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। और जो ये जो है इस पे एक लंब खींचा जाता है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल बनता है। तो इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ये आपका I हो गया और ये आपका R हो गया। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण। इसको हम लोग आपतन कोण कहेंगे, आपतन कोण। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। एकदम ध्यान से समझिएगा, ये डायग्राम ही आपको जो है इससे बहुत सा क्वेश्चन आ सकते हैं, 1-1 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा इस डायग्राम के थ्रू ही। आप ध्यान से इसको केवल देखिए। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आपका आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया। तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं। तो इसमें जो है आप आपतित किरण को परिभाषित भी कर सकते हैं। आपतित किरण क्या है, तो किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी ये किरण जो है इस सतह पे पड़ रही है, दर्पण के इस सतह पे, तो इसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे। ठीक है। तो और उसके बाद आपतन बिंदु, इन सबको आप परिभाषित कर सकते हैं। इसी पे आपका 1-1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि आप आपतन कोण किसको कहेंगे, परावर्तन कोण किसको कहेंगे, परावर्तित किरण किसको कहेंगे, आपतित किरण किसको कहेंगे, आपतन बिंदु किसको कहेंगे। तो ये सब 1-1 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो आपको हम परिभाषित कर देते हैं। आपतित किरण क्या है, आपका पहला हो जाएगा आपतित किरण। ठीक है। तो आपतित किरण क्या है कि जब किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से आपका परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। तो इसमें क्या होगा, जब सतह के बाद टकरा करके जो मुड़ती है उसी को हम लोग आपतित परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है ना। यानी जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है
और उसी माध्यम में फिर लौट गई किरण को हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। यानी इस माध्यम, जिस माध्यम से आपतित किरण आती है और यहाँ लौट जाती है, ठीक है, तो लौटती है उसी को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद हो गया आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, किस तरह से परिभाषित करेंगे कि जिस बिंदु पे आपतित किरण आकर के मिलती है, ठीक है, जो मिल रही है, यानी जिस बिंदु पे आपतित किरण सतह से टकराती है, यहाँ इस सतह से टकराई तो यही आपका आपतन बिंदु हो गया। तो आप इसको आसानी से परिभाषित कर सकते हैं कि जिस बिंदु पे आपतित किरण सतह से टकराती है उसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका अभिलंब हो गया, ये आपका अभिलंब है, अभिलंब, तो ये आपका अभिलंब हो गया। तो अभिलंब को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे अभिलंब को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। इस बिंदु से लंब खींचा हुआ है तो इसको हम लोग अभिलंब कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये दोनों कोण जो है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको हम लोग इधर कर देते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों बहुत जरूरी है। तो आपका आपतन कोण हो जाएगा आपतन कोण और दूसरा है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। ये आपतित किरण हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया। तो इस आपतित किरण और इस आपतन बिंदु पे खींचे हुए जो अभिलंब है उससे जो कोण बन रहा है, यानी ये वाला कोण, ठीक है ना। तो इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, इसी कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। ये आपतन कोण। दूसरा आपका है परावर्तन कोण। तो ये परिवर्तित किरण, ठीक है ना, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, इन दोनों पे जो परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पे खींचे गए लंब से जो कोण बन रहा है, ये कोण, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कोण, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु। इससे आपका क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का क्वेश्चन अगर बनता है तो यहाँ बनेगा आपतित किरण का, आपतन बिंदु का, यानी 5-6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद जो है परावर्तन है और परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कितने नियम हैं, तो परावर्तन के जो है 2 नियम हैं, ठीक है, परावर्तन के 2 नियम। तो परावर्तन कोण जो है, परावर्तन के जो नियम हैं वो कितने हैं, 2 नियम हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा परावर्तन के 2 नियम, 2 नियम हैं। पहला आपका हो जाएगा क्या, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। तो ये आपके नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा है आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी साइन ये जो आई है बराबर आर होगा, ठीक है।
तो ये आपका परावर्तन के नियम थे। ठीक है, इसी को I बराबर R कहते हैं, जिसको आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये आपके आज के क्लास थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हो ये हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।